Hello students, a very much welcome to today's class. Welcome to another batch of class 11th. So this is the last class of cell cycle and cell division. And also आपको आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में. सो स्टे ट्यून्ड विद बाय नर्चर चैनल. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को. ओके. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट आज के क्लास में म्यूजिक 2. अगर हम पिछले क्लास में अगर हम थोड़ा सा जिस्ट देख लें तो जब हम मेयोसिस के सेल साइकिल को पढ़ रहे थे तो ये हमारा इंटरफेज हो गया. ठीक है. G1 है, ये S है, ये G2 है और ये M फेज है. राइट. M फेज में हमने क्या क्या पढ़ा था? मेयोसिस 1 पढ़ा था, उसके बाद इंटरकाइनेसिस था, उसके बाद मेयोसिस 2. ठीक है. और इसी में मेयोसिस 1 में साइटोकाइनेसिस भी था और इसमें भी साइटोकाइनेसिस डिवीजन थे. तो जिस्ट लास्ट क्लास का अगर हम जिस्ट देखें तो जब हमारा सेल एस में पहुंचती है, अगर हमारा सेल कंटेंट ट्वाइस एंड 2C है, डिप्लॉयड सेल है, तो हमारा कंटेंट जब एस में होता है तब ये होता है. क्योंकि डीएनए का जो सेल है वो 2N ही रहता है, कंटेंट डबल हो जा रहा है. क्यों डबल हो रहा है? क्योंकि एस फेज में हमारा रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का. फिर यही सेल G2 में पहुंच रही है तो हमारा कंटेंट ट्वाइस एंड 4C. ठीक है. दैट मीन्स जब हमारा म्यूसिस 1 में हम जब पहुंचे थे तो हमारा रिजल्ट क्या था? हमारा आज का फेज M2 म्यूसिस 2 पढ़ने वाले हैं. हमने हमारे मिला था N2C. ठीक है. तो दैट मीन्स ये हमारा रिजल्ट था जब हमने म्यूसिस 1 को पढ़ा था. तो जब म्यूसिस 1 हमने किया था, म्यूसिस 1 में जो आरएनए और प्रोटीन यहाँ पे जो बने हैं एस फेज में आरएनए और प्रोटीन, वो सारे क्या हो जाते हैं? खर्च हो जाते हैं. तो इसी वजह से हमने ये जो इंटरकाइनेसिस में एक शॉर्ट लिव्ड स्टेज है जिसमें आरएनए प्रोटीन बनते हैं, वापस वही आरएनए प्रोटीन म्यूसिस 2 में हमें यूज करना होता है. और हमें एंड रिजल्ट क्या करना है? हमें एन और सी, क्योंकि हमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करना है म्यूसिस 2 में. म्यूसिस 2 में तो इसी वजह से हमारा जब म्यूसिस 1 था तो हमें एंड रिजल्ट क्या मिला था? 2C. हमारा जो कंटेंट था वो अभी तक डबल है. अभी कंटेंट को रिड्यूस करना है. सेल तो हैप्लॉइड ऑलरेडी हो चुका है जब म्यूसिस 1 हमने डिस्कस किया था. अब हमें क्या करना है? हमारे जो क्रोमोसोम के कंटेंट है, डीएनए के कंटेंट, उसको हमें हाफ करना है. तो देखते हैं आज के क्लास में हम इसको कैसे कवर करते हैं. राइट. ये हमारा लास्ट क्लास का प्रीवियस क्लास का जिस्ट है. क्लियर है? प्रीवियस क्लास में यही सारी चीजें मैंने बताई थी. तो कंटिन्यू करते हैं आज के क्लास में. मियोसिस 2 क्या है? इट इज सिमिलर टू माइटोसिस, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू डिवीजन पैटर्न. अगर हम डिवीजन पैटर्न की बात करें तो मियोसिस 2 भी बिल्कुल ही माइटोसिस के सिमिलर में. ऑलरेडी आप एक काम करिए, अपना जो माइटोसिस का नोट्स है वो अपने पास रखिए, क्योंकि वो सारी चीजें ही रिपीट होने वाली है आज के क्लास में. राइट. क्योंकि देखिए हमारा जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, डीएनए का रेप्लिकेशन हमारा एस फेज में ऑलरेडी हो चुका है. हमें बार बार डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा डीएनए का कंटेंट यहाँ डबल है. हमें ध्यान से सुनेगा, हमारे कंटेंट को रिड्यूस करना है. तो हमें डीएनए को रेप्लिकेट करवाना ही नहीं. ऑलरेडी एस फेज में डीएनए को रेप्लिकेट हो चुका है हमारा. हमें रेप्लिकेशन जब कराना ही नहीं है तो इसी वजह से जो है हमारा जो मियोसिस 2 का पैटर्न है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह, क्योंकि हमें रेप्लिकेशन यहाँ पे कराना नहीं. और एप्लीकेशन जो ऑलरेडी एस फेज में हो चुकी है, हमें उस जो कंटेंट है 2C उसको हमें रिड्यूस करना है 2C. इस वजह से रेप्लिकेशन की कोई जरूरत नहीं है. इसी वजह से कहा गया है कि जो म्योसिस 2 है वो बिल्कुल है सिमिलर है माइटोसिस की तरह, जो कि कुछ स्टेजेस में डिवाइडेड है. पहला कैरियोकाइनेसिस 2, दैट इज न्यूक्लियर की डिवीजन होगी. ऑलरेडी ये सारी चीजें बताई गई हैं, बट फिर भी जो बच्चे नए आ रहे हैं आज के क्लास में वो समझ सकते हैं. नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस की डिवीजन होगी, जो कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन. ओके. तो इसमें 4 फेजेस होगी जो कि ऑलरेडी बिल्कुल ही सिमिलर है. म्यूसिस 1 से ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है. प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2, टेलोफेस 2. तो ये सारे चारों पार्ट्स में देखते हैं कि हमारा सेल कैसे डिवाइड होता है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम प्रोफेस 2 की बात करेंगे. क्रोमेटिड्स ऑफ यूनिवेलेंट कंडेंसेस. ये देखिए हमारा क्रोमेटिड्स है. ये जो स्ट्रक्चर, ये जो येलो कलर मैंने लिया है, आप पिछले क्लास का नोट्स निकालिएगा. जब हमने म्यूसिस 1 पढ़ा था तो हमने रेड एंड
येलो कलर की क्रोमेटिड्स को कंडेंस्ड करके हमारा ये क्रोमोसोम्स बना है। तो इसी वजह से जो सेगमेंट्स है रेड कलर का वो इंटरचेंज सेगमेंट्स हैं, जो सेगमेंट्स एक्सचेंज हुई है जेनेटिक मटेरियल वो है, और येलो कलर का हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, राइट। तो ये सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है वो स्टार्ट डिसअपियर होने लग रही है। दैट मीन्स हमारा न्यूक्लियस ईआर गोल्जी ये भी हटने वाला है, ठीक है। एस्टर फॉर्मेशन रहेगी क्योंकि ये एस्ट्रल रेज की तरह दिख रही है, इसलिए इनको एस्टर कहते हैं। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स रहेंगी। स्पिंडल फाइबर भी आपको दिख रहा है। ये हम डॉटर सेल 1 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है हमें दो डॉटर सेल्स मिलता है जब हम एक सेल साइकिल में एक सेल को, अगर हम मियोसिस 1 को कराते टू डॉटर सेल, अब दोनों डॉटर सेल के रेस्पेक्ट में हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। तो हम पहले डॉटर 1 के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि क्या होता है इसमें। क्रोमेटिड्स ऑफ यूनिवेलेंट कंडेंसेस, जो यूनिवेलेंट है इसको हम क्या करेंगे यूनिवेलेंट, इसके क्रोमेटिड्स क्या करते हैं कंडेंस होते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेंट्रियोल्स, जो सेंट्रियोल्स है यहाँ पे वो अपोजिट पोल्स पे मूव करना कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, प्रोफेज 2 में ही स्टार्ट हो रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेटाफेज 2 बिल्कुल ही माइटोसिस की तरह है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ओके। तो ये एक सेल है हमारा, जैसा कि आप देख रहे हैं जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसइंटीग्रेट होके क्या हुआ हमारे सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच गया। स्पिंडल फाइबर्स यहाँ दिख रहा है आपको, जो सेंट्रियोल्स अटैच कर रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स को, और हमारा जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर की पोजीशन पे इस तरीके से लाई हो गया, ठीक है। इस पोजीशन को क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स है, एस्टर प्रेजेंट है। इसको क्या कहते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स जो है, ये स्पिंडल फाइबर आपको दिख रहा है बीच में, they will get attached to kinetochores। जो यूनिवेलेंट क्रोमोसोम है वो क्या कहते हैं, वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो रहे हैं, दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेट, या तो आप कह सकते हैं मेटाफिजिक प्लेट। और ये मेटाफिजिक प्लेट सिंस 1 है इसी वजह से मैंने लिखा है क्या 1। तो बेसिकली मेटाफिज 2 में क्या हो रहा है, हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो डिसइंटीग्रेट होने के बाद हमारे सेंट्रियोल्स जो है मूव टू द ऑपोजिट पोल्स, स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच्ड टू द kinetochores and the chromosomes get aligned to the equatorial plate, or you can say metaphysic plate, and the metaphysic plate is nothing but 1। तो ये होता है हमारा मेटाफेज 2 के केस में। now moving on to the next point, that is एनाफेज 2 के बारे में अगर देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों क्रोमेटिड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। सारी चीजें माइटोसिस की तरह ही फॉलो हो रही हैं। क्यों, क्योंकि हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होना नहीं है। तो माइटोसिस में भी जैसा आपने देखा था एनाफेज में क्या होता है, क्रोमेटिड्स आई मीन दे स्टार्ट टू, मतलब अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए क्रोमेटिड्स जो है सेंट्रोमियर डिवाइड हो रही है और स्प्लिट हो जा रही है। देखिए ये बीच वाला जो है दिस इज नथिंग बट सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर डिवाइड एंड स्प्लिट हो रहा है। सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों सिस्टर हैं बिल्कुल एक जैसा, इस वजह से हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रही है जैसा आप देख सकते हैं, ये वन ये वन, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। एंड दे स्टार्ट मूविंग टू द ऑपोजिट पोल। दैट मीन्स स्पिंडल फाइबर इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, तो दोनों क्रोमेटिड्स जो है अलग, दोनों ही क्रोमेटिड्स टू डिफरेंट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर रही है। कहाँ पे, एनाफेज 2 पे। So, moving on to the next point, telophase 2. The chromosomes reach their pole. ये दिख रहा है आपको, टेलोफेज में वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ रही है। हमारा क्रोमोसोम्स आपको दिख रहा है इस तरीके से, हमारा सेगमेंट होगा यहाँ रेड वाला, जो एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल थे फरो जैसा फॉर्म हो रहा है। स्पिंडल फाइबर डीजनरेट होना स्टार्ट हो रहे हैं। क्रोमोसोम्स अपने पोल पे पहुंच गए, ये एक पोल पे ये एक पोल पे, एक फरो लाइक स्ट्रक्चर भी हो गया। न्यूक्लियस क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आने लगे, यहाँ देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था नहीं, अब यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगे, स्पिंडल फाइबर का काम खत्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस 2 जो कि साइटोप्लाज्म के डिवीजन है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर था जब टेलोफेज 2 का लेट टेलोफेज में था, तो इस स्ट्रक्चर में अब हम साइटोप्लाज्म के डिवीजन करेंगे। जब साइटोप्लाज्म के डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, फरो जो हो, ये जो फरो है वो डिपेंड हो जाएगा और दो टू डॉटर न्यूक्लियर में डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्पिंडल फाइबर्स जो है सॉरी सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स ये दोनों अटैच्ड हो जा रहे हैं तो अलग अलग न्यूक्लियस के साथ। तो हमें क्या मिल रहा है,
2 डॉटर सेल्स मिल गया हैप्लॉइड कंटेंट। क्लियर है? साइटोप्लाज्म के डिवीजन से हमें मिल गया। बहुत इजी है, हमारा जो फर्स्ट डॉटर सेल था उससे हमें 2 हैप्लॉइड सेल मिल गया आफ्टर द साइटोप्लाज्म डिवीजन। एक डॉटर सेल था हमारा। अब दूसरा डॉटर सेल था जो क्या था N2C। एक तो हमें मिल गया, ठीक है। अब हम दूसरा डॉटर सेल से देखेंगे, डॉटर सेल नंबर 2। इसमें कैसे हमें, सिर्फ हम डायग्राम के थ्रू आपको बता देंगे, ठीक है, लिखवाएंगे नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज सिमिलर टू दैट। चलिए ठीक है, डॉटर सेल 2 में देखते हैं प्रोफेज 2 में क्या होगा। आपको दिख रहा है एस्टर एस्ट्रल रेज आपको दिखेंगे। सेंट्रोसोम सेंट्रियल स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच्ड टू द centrosome and centrioles and they start moving to the opposite poles. Okay, this is our chromosomes, the univalent chromosome. नेक्स्ट मेटाफेज 2 में क्या होगा, हमारा काइनेटोकोर्स दे गेट अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स। जो यूनिफेलेंट है दे अलाइन टुगेदर, कहाँ है, इक्वेटर पे, जिसको कहते हैं मेटाफिजिक प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जा रहे हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैच कर रहे हैं सेंट्रोसोम सेंट्रियोल से, ठीक है। तीसरा में क्या होगा जब एनाफेज 2, दिस इज फेज इज नथिंग बट एनाफेज, दिस फेज इज नथिंग बट एनाफेज 2। तब एनाफेज 2 में क्या हो रहा है, हमारा क्रोमेटिड्स सेपरेट हो रहा है। आप देख सकते हैं क्रोमेटिड्स इज गेटिंग सेपरेटेड, ठीक है। स्पेंडल फाइबर्स इस तरीके से अटैच्ड हैं और दोनों दूर दूर चले जा रहे हैं, और ये दोनों क्रोमेटिड्स जो है टू अपोजिट पोल्स में मूव करेंगे, ठीक है, एनाफेज 2 में। अब बात करेंगे हम टेलोफेज 2 में। टेलोफेज 2 में आप देख सकते हैं हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो स्टार्ट रीअपियर हो रहा है। स्पिंडल फाइबर का काम नहीं है, स्पिंडल फाइबर क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर डीजेनरेट। ओके, डायग्राम से आप बखूबी समझ लेंगे, स्पिंडल फाइबर डीजेनरेट हो रहा है। न्यूक्लियस क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियर हो रहा है, जैसे दिख रहा है 1 1 हैप्लॉइड न्यूक्लियर। हमारा क्रोमोसोम है, इसके साथ हमारे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स अटैच्ड हो जाएंगे टू डिफरेंट न्यूक्लियस। ओके, उसके बाद जब हमारा ये सेल टेलोफेज 2 है ना, तब ये जब हम साइटोकाइनेसिस 2 पे जब हम जाएंगे तब हमारा इस तरीके से होगा। ये जो सेल है ये क्या होगा, उसके बाद ये डिजेनरेट हो जाएंगे, ये दोनों सेल डिवाइड हो जाएंगे, ये फरो जो है वो डिपेंड हो जाएगा एंड हमें 2 डॉटर सेल मिल गया एन सी। तो हमें कितने मिले, 4 हैप्लॉइड सेल मिल गए। सो दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ, यू कैन सी, द meiosis 2। ओके, तो दैट मीन्स जो हमारा meiosis 1 हुआ, meiosis 2 यू कैन से एज ए होल अगर हम देखें, meiosis जब हमने स्टार्ट किया था तो meiosis 1 meiosis 2 में meiosis की सेल साइकिल कंप्लीट हुई थी। तो एज ए द फाइनल रिजल्ट वी गॉट इज 4 हैप्लॉइड सेल हमें मिलते हैं, ठीक है, एन सी 4 मिलता है, ठीक है। हैप्लॉइड कंटेंट मिल गया हमें, सेल भी हैप्लॉइड हो गया, उसके यानी कि कंटेंट भी एन आई मीन सिंगल सी हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आप लोगों को क्लियर हो गया, वेरी मच सिमिलर है एनफ। आई मीन जो meiosis 2 की जो क्लासेस है, जो नोट्स है या जो भी डायग्राम्स है, वेरी मच सिमिलर टू माइटोसिस, क्योंकि यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन हो नहीं रही है। यहाँ पे सिर्फ हमारा जो फेजेस हैं, स्पंडल फाइबर्स का अलाइन हो रहे हैं इक्वेटर पे मेटाफेज 2 में, फिर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं, फिर टेलोफेज पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जा रहे हैं एंड देन दे डिवाइड एंड दे फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। इस तरीके से जो है हमारा meiosis 2 कंप्लीट हो गया। थोड़ा बहुत हम डिफरेंसेस देख ले सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस में। जैसा आप देख सकते हैं माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है और मियोसिस रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन इन द सेंस जब हमारा मदर सेल ट्वाइस एन है तो हमारा डॉटर सेल क्या हो रहा है, हैप्लॉइड कंटेंट हो रहा है, राइट। माइटोसिस क्या है, हमारा बॉडी सेल में डिवीजन हो रहा है इन केस ऑफ एनिमल्स। मियोसिस क्या है, इन टू एंड ओनली, ओके। और माइटोसिस कहाँ हो रहा है, +2 इन प्लांट्स, और मियोसिस कहाँ हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस 2 टाइम्स। डीएनए रेप्लिकेशन वंस हो रहा है और कैरियोकाइनेसिस भी यहाँ पे वंस ही हो रहा है, राइट। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो रहा है, वंस हो रहा है माइटोसिस में, और कैरियोकाइनेसिस भी एक ही बार हो रहा है। लेकिन मियोसिस में कैरियोकाइनेसिस 2 बार, जैसे आप देख सकते हैं, एक बार मियोसिस 1 में हो रहा है, एक बार मियोसिस 2 में, मतलब 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है इन केस ऑफ मियोसिस। नेक्स्ट, प्रोफेस वेरी सिंपल है माइटोसिस में, लेकिन म्यूसिस 1 में प्रोफेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, जैसा कि आप जान सक आपने पढ़ा है। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, सारे स्टेजेस नहीं लिख रही हूँ मैं, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस है ना, पैकाइटिन, ये सारे स्टेजेस जो है कॉम्प्लेक्स कर रही क्या,
प्रोफेज 1 को जो कि मियोसिस 1 में है। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है माइटोसिस में, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट है जैसा कि आप देख सकते हैं। सिनेप्सिस भी एब्सेंट है यहाँ पे, क्योंकि सिनेप्सिस पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है, लेकिन सिनेप्सिस कहाँ होता है, मियोसिस में प्रेजेंट होता है। एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस में एनाफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं और एनाफेज 2 में क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो रहे हैं, लेकिन एनाफेज 2 में क्या हो रहा है, जो क्रोमेटिड्स है वो सेपरेट हो रहे हैं इन केस ऑफ एनाफेज 2। तो ये डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड meiosis. Now moving on to the next point, significance of meiosis क्या है। मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, राइट, मियोसिस से ही हमारा गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, वेरिएशन हो रहे हैं इनटू द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। देखिए आपका जो क्रोमोसोम नंबर है ट्वाइस इंटू 46 है, हमारा जो क्रोमोसोम जितना है मियोसिस के बाद क्या हैप्लॉइड कंटेंट मिले 23। दैट मीन्स जो मियोसिस हमारा म्यूसिस सेल साइकिल के थ्रू हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द सेल इज मेंटेन, दैट इज जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन हो रहा है जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसी वजह से हम क्या कहते हैं मियोसिस को, मैं पैराडॉक्स ऑफ मियोसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो बिकॉज द रीजन इज मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। सो नाउ एमाइटोसिस और डायरेक्ट सेल डिवीजन, कुछ ऑर्गेनिजम्स है लाइक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में ना ये जो हमारे में G1 S G2 M फेज, इतने सारे फेजेस में सेल साइकिल कंप्लीट होते हैं, बैक्टीरिया में ऐसा कोई फेजेस नहीं होता है, ना S फेज होता है, ना G1 ना G2। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, डायरेक्ट सेल डिवीजन, या तो इसको कहते हैं एमाइटोसिस से कि ये बैक्टीरिया का डीएनए कंटेंट है, वो रेप्लिकेट करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स। दैट मीन्स यहाँ पे कोई स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कब हो रही है, जब हमारा सेल साइकिल हो रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे इनका कोई सेल साइकिल नहीं है, इस वजह से इनका स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होने की कोई जरूरत नहीं है। क्रोमोसोम कंडेंसेशन भी नहीं हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है जस्ट प्रायर टू डिवीजन। जैसे सेल डिवाइड हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है उसी सेल डिवीजन को ही यहाँ पे रेप्लिकेशन कह रहे हैं इन केस ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है लेकिन जस्ट प्रायर टू डिवीजन, ठीक है, क्लियर है। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन इनके पास एस फेज नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आता भी एग्जाम में बैक्टीरिया के केस में, तो ये मत मार्क कर देना कि डीएनए रेप्लिकेशन तो एस फेज में पढ़ाया मैम ने, बिल्कुल नहीं, दैट वाज फॉर द एनिमल्स के केस में, वो जो हमारे केस में था। लेकिन ये बैक्टीरिया के केस में, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के केस में, इनके यहाँ पे एस फेज प्रेजेंट ही नहीं होती है, तो डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होने की कोई सवाल ही नहीं है। इनका डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, जब इनका डिवीजन होता है, तो दैट विल रिजल्ट टू द डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर है आज का क्लास। चलिए अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं आज के क्लास में। तो बच्चे स्टार्ट हो जाइए और खुद भी क्वेश्चंस को करिए। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड्स एंड इन विच स्टेज। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किस क्रोमेटिड्स के बीच क्रॉसिंग ओवर होती है और कौन सा स्टेज ऑफ सेल साइकिल। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होती है, पहला क्लियर है। अब ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, नॉन होमोलोगस में क्रोमोसोम में अगर हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है तो जितने भी कैंसर सेल है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसी वजह से अगर हमारा जो क्रॉसिंग ओवर है वो कहाँ होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम में। तो नॉन होमोलोगस पहले कट गया, नॉन होमोलोगस पहले कट गया। दूसरा, हमारा जो सेल क्रॉसिंग ओवर है कौन से सेल साइकिल में होता है, पैकाइटिन में होता है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होता है, ये भी हो गया। और पैकाइटिन स्टेज कहाँ होता है, प्रोफेज 1 में। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया, प्रोफेज 1 जो स्टेज है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, 5 स्टेजेस होते हैं उसमें। तो पैकाइटिन स्टेज में हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। So moving on to the next question. After meiosis 1, the resultant daughter cells have 4 times the amount of DNA in comparison to haploid gamete. meiosis 1 के बाद resultant daughter cells में क्या होता है, देखिए ऑलरेडी मैंने बताया है, जब हमारा सेल एंटर करता है G1S G2 में तो क्या होता है, ट्वाइस एंड डिप्लॉयड सेल है, कंटेंट 2C है। जब S फेज में गया तो हमारा कंटेंट क्या हो गया, 4C हो गया। जब meiosis 1 में गया तो N2C हैप्लॉइड हो गया सेल, लेकिन कंटेंट अभी तक डबल है। जब meiosis 2 में जब पहुंचेंगे तब हमें 4 हैप्लॉइड सेल मिल रहा है, राइट। अब हमारा क्वेश्चन की ओर पहुंचे, हम देखें meiosis 1 में डॉटर सेल्स पूछे 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट, नहीं।
सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एज इन द पैरेंट सेल इन एस फेज, क्योंकि एस फेज में क्या था, डीएनए 4C था हमारा, राइट, 4C था, तो सेम अमाउंट कैसे हो गया, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड सेल्स, ये भी नहीं, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट, हैप्लॉइड गैमेट जितना आया एन उसके अनुसार ही सेम अमाउंट ऑफ डीएनए हमारा रिजल्टेंट डॉटर सेल्स में है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए पॉलन ग्रेन इफ अ स्मॉलर सेल इज 32 पिकोग्राम डीएनए इन G2 फेज। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डीएनए है, पॉलन ग्रेन पूछ रहा है, दैट मीन्स हमें हैप्लॉइड कंटेंट पूछ रहा है क्वेश्चन में। मदर सेल के पास क्या क्या है, 32 पिकोग्राम डीएनए G2 फेज में, तो हम एक सेल साइकिल हमने बना दिया G1 G2, तो G2 फेज में मदर सेल के पास कितना 32 पिकोग्राम पॉलन मदर सेल है, राइट। जब म्यूसिस 1 में होगा तो हमारा ये 32 है, डिवाइड हो जाएगा दो डॉटर सेल में, 16 16। अब ये 16 डॉटर सेल नंबर 1, डॉटर सेल नंबर 2, बिल्कुल फिट करो अपने दिमाग में, म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 के सेल साइकिल मैंने पढ़ाया। तो 16 क्या होगा, पहला डॉटर सेल डिवाइड होगा दो में और दूसरा डॉटर सेल में भी डिवाइड होगा दो हैप्लॉइड कंटेंट, तो 16 का हाफ क्या होता है 8 8, ये 16 का हाफ होता है 8 8, तो आंसर क्या होगा आपका 8 पिकोग्राम। चलिए, moving on, the paradox of meiosis is conservation of specific chromosome number from generation to generation produces 4 haploid cells after meiosis, ये नहीं हो रहा है, डबल डिवीजन ये भी नहीं है, इन्वॉल्व डीएनए रेप्लिकेशन नहीं। म्यूसिस का पैराडॉक्स अभी मैंने बताया, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व करके रखना फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दैट इज नथिंग बट पैराडॉक्स ऑफ म्यूसिस। टेम्परेरीली सस्पेंडेड स्टेज ऑफ डिप्लोटीन ड्यूरिंग म्यूसिस 1, तो डिप्लोटीन जो स्टेज होता है वहां पे कुछ ओसाइट्स, ओसाइट्स क्या है, फीमेल का जहाँ एग बनता है, राइट, ओसाइट्स, कुछ वर्टिब्रेट्स के ओसाइट्स जो है वो क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, सस्पेंडेड फॉर मंथ और ईयर्स डिप्लोटीन में, इस वजह से डिप्लोटीन का जो स्टेज थोड़ा सा समय लग जाता है, फॉर मंथ या सेवरल ईयर्स भी लग जाते हैं डिप्लोटीन में, राइट। तो इसी वजह से इस स्टेज को क्या नाम कहते हैं, डिक्टियोटिन। तो ये जो क्वेश्चन आएगा आप लोग एग्जाम्स में, सस्पेंडेड स्टेज ऑफ डिप्लोटीन जो मेयोसिस 1 में, उसका आंसर क्या है, डिक्टियोटिन। स्पेशली स्टेज का नाम क्या होता है, डिक्टियोटिन होता है, जब उस ऑर्गेनिजम्स का, उस वर्टिब्रेट का ओसाइट जो है सस्पेंड कर दे रही है कुछ महीनों के लिए उस स्टेज पे, उसको हम क्या कहते हैं, डिक्टियोटिन स्टेज। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, diplotin stage of meiosis is also characterized by desynapsis, complete terminalization of chiasmata, desynapsis is correct, ये सही है, ये नहीं होता है। नेक्स्ट, डिक्टियाटिन स्टेज अभी मैंने पढ़ा है, ये भी सही है। कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर कंप्लीट नहीं होता है, स्टार्ट होता है। कंप्लीट डेवलपमेंट एस्ट्रोजन एस्टर्स, नहीं, कंप्लीट तो नहीं होता है लेकिन स्टार्ट होना शुरू होता है। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1, जैसा कि मैंने कहा डिप्लोटिन स्टेज में कुछ वर्टिब्रेट्स के ओसाइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर देते हैं कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए, इस वजह से ये लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1 है, जो कि एफ भी सही है, तो योर आंसर इज ऑप्शन सी। The recombination nodules which mediate for chromosome recombination appear at intervals on synaptonemal complex during, अब जैसे कि रिकम्बिनेशन कहाँ हो रहा है हमारा, पैकाइटिन स्टेज में, क्योंकि हम वहीं पे हमारा रिकम्बिनेशन सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो हेल्प कर रहा है क्रॉसिंग ओवर के लिए, तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन क्या है, पैकाइटिन स्टेज। If egg of an organism has 10 picogram of DNA in its nucleus, how much DNA would a diploid cell of same organism have in G2 phase? क्वेश्चन क्या किया, एक डीएनए का एक एग है, एग सेल है जिसका डीएनए हमें दिया हुआ है 10 पिकोग्राम न्यूक्लियस में। अब पूछ रहा है कि एक डिप्लॉयड सेल में, ऑर्गेनिज्म में G2 फेज में ऑफ म्यूसिस में क्या होगा डीएनए। डिप्लॉयड का मतलब ट्वाइस एन, पहले हम एग को ट्वाइस एन कर लिए, ट्वाइस एन कर लिए तो 10 क्या होगा 20 में हो जाएगा। अब ये 20 पिकोग्राम का जो सेल है, डीएनए कंटेंट है, वो पहुंचा G1 में, तो G1 में क्या होगा, ग्रोथ हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन तो हो नहीं रहा, तो 20 रहेगा। अब ये 20 एस में पहुंच गया, एस में पहुंच गया तो 20 का कंटेंट डबल हो जाता है, जैसा आप लोग को पता है कि डीएनए रेप्लिकेट होता है इस फेज में, तो 40 हो गया, राइट। अब ये G2 में पहुंचेगा, तो G2 में तो ग्रोथ हो रहा है, कोई रेप्लिकेशन तो वहीं तक था इस फेज में ही, तो 40, तो आंसर क्या होगा 40। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आता नहीं एग्जाम में, हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन का थोड़ा सा रूप बदल दे, थोड़ा सा कंटेंट बदल दे, या लेकिन इस तरीके से आपको सोल्यूशन, आपको सेल साइकिल हमेशा दिमाग में रखना होगा। अगर आपने 40 की जगह 80 कर दिया यहाँ G2 फेज में, तो कैसे होगा, G2 फेज में रेप्लिकेशन हो ही नहीं रहा है, ग्रोथ फेज हो रहा है, रेप्लिकेशन सिर्फ एस फेज में, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है, राइट। चलिए, टू प्रोड्यूस 102 pollen grains, how many meiotic divisions are required?
102 पॉलन ग्रेन्स है। तो x/4 ये आप 12th में पढ़ेंगे। x/4 ये फॉर्मूला है जो नंबर ऑफ सेल कैलकुलेट करने का। तो 102 पॉलन ग्रेन्स है तो डिवाइड बाई 4 25.5। तो डिविजन्स कभी भी हाफ नहीं, आई मीन पॉइंट डेसिमल में नहीं होता है। डिविजन्स ऑलवेज राउंड फिगर में लीजिएगा। 25 तो हो नहीं सकता बिकॉज कम तो होगा नहीं, उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि एक डिवीजन जब स्टार्ट हो रहा है तो डिवीजन को कंप्लीट होना भी जरूरी है। तो आंसर क्या होगा? 26। Moving on to the next question. The stage during which separation of paired homologous chromosome begins. Separation कहाँ हो रहा है? पैकाइटिन हो नहीं रहा है। डिप्लोटिन कहाँ हो रहा है? सेपरेशन ऑफ पेयर्ड, जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम चाइसमेटा था वो अब धीरे धीरे सेपरेट हो रहे, कहा? डिप्लोटिन में। ठीक है, चलिए। Which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cells? Synapses, spindle fiber, disappearance of nucleus, chromosome movement. पूछ रहा है माइटोसिस में जैसा आप लोग को पता है सिनेप्सिस तो होता नहीं, क्योंकि सिनेप्सिस में मियोसिस 1 में मिल रहा है, प्रोफिस 1 में। तो सिनेप्सिस इज द राइट आंसर, क्योंकि पूछ रहा है नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। स्पिंडल फाइबर हो रहा है, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, क्रोमोसोम मूवमेंट, ये सारे हो रहे हैं, सिर्फ सिनेप्सिस नहीं हो रहा, क्योंकि ये कहाँ हो रहा है? मियोसिस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स फिनिश्ड। चलिए ठीक है, कोई आज का क्लास यहीं तक था। सेल साइकिल और सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया है। तो आप जाके जितने क्वेश्चंस हो सकता है, नंबर ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस, आप जाके ट्राई करिए। ओपन योर नोट्स, अच्छे से रिवीजन करके क्वेश्चन को मीन कंप्लीट करिए। और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू सून।